नमस्कार दोस्तों, एनबीटी और टाइम्स ऑफ इंडिया के इस लाइव फेसबुक वीडियो चैट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स से जिसने न जाने कितने ही स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। हिंदी कवियों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें कोई सुनता नहीं, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि लोग अपनी मोबाइल के रिंगटोन्स तक में इनकी कविताएं सुनते हैं। हिंदी वालों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें कोई पूछता नहीं, और इनकी पूछ का आलम यह है कि गूगल हेडक्वार्टर से लेकर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इन्हें लेक्चर देने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बुलाती हैं। और नौकरी में आने के बाद किसी भी इंसान की जो सबसे बड़ी चाहत होती है वो होती है सैलरी पाना, लेकिन सैलरी से भी बड़ी चाहत होती है अपना वीकली ऑफ लेना। लेकिन इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग सिर्फ इनसे मिलने के लिए, इन्हें देखने के लिए अपने वीकली ऑफ कैंसिल करके आए। तो ऐसे है कुमार विश्वास का हम स्वागत करेंगे। कुमार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि व्यंग में या भाषा में जो कौशल है वो उसके शब्दों के कम इस्तेमाल करने की है, तो उसमें मैं भी आपका बहुत बड़ा प्रशंसा हूं जो आप इतना अच्छा काम करते हैं। और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, भगवान पूरे विश्व में गूंजे हमारी भारती। तो हिंदी जो हमारी भाषा है, जो भारती जिसे कहते हैं, वो पूरे विश्व में जाए आपके इस पोर्टल के माध्यम से और हमारे दर्शकों के माध्यम से। बिल्कुल। और कुमार भाई, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि ऐसी लोकप्रियता की क्या जरूरत, या इतना लोकप्रिय होने का क्या दुस्साहस कि लोग आपको देखने के लिए अपनी छुट्टी कैंसिल करके ऑफिस आ जाएं? आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा दुस्साहस है? आपने लोकप्रियता कभी तय की थी कितनी रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा? नहीं, अभी भी तय नहीं है, अभी भी उस पर लगातार काम चल रहा है। और इसमें मेरा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, डेस्टिनी डिजाइन है, ये नियति चक्र में निर्धारित है मूलतः। और इसमें अगर किसी भी आदमी को यह अहमन्यता है कि मैं लोकप्रिय हूं या मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, तो इसका मतलब उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। ये किसी के साथ शाश्वत नहीं है। मेरे खानदान में अभी कुछ साल पहले एक आदमी पैदा हुआ पंजाब में, और बम्बई के बड़े गीतकार रहे। वो खुद क्या कर गए, कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ आप ही के केबिन में बैठकर आपके साथ या किसी और के साथ 10 साल बाद कोई और आदमी खड़ा हुआ होगा। ये नियति चक्र है कि उस समय जब हिंदी का युवा शुभे, हृदय, मानिनी, इन शब्दों से मुक्ति चाह रहा था, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, या ये ऐसी भाषा सुनना चाह रहा था, उस समय उस युवाओं के लिए मैंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसे पसंद किया, और मैंने उनकी जो एस्पिरेशन थी, उनकी अपेक्षाएं थी, चाहे सामाजिक आंदोलन में हो, चाहे राजनीतिक हस्तक्षेप में हो, और चाहे कविता के प्रस्तुतिकरण को सरल करने में हो, उसके लिए मैंने स्वयं से बहुत श्रम किया, मेहनत की। ईश्वर ने मुझे सफलता दी। श्रम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ईश्वर भी कई बार, नियति भी मेहरबान कम होती है। तो नियति चक्र है, माता पिता का संस्कार है, जो पढ़ा है वो है। और अभी सपना ये है कि आने वाले कल में मयामी तट पर धूप सेकती हुई ब्राजीलियन लड़कियां कोई दीवाना कहता है गाएं, हिंदी कविता गाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और आपने जो बात की है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कुमार भाई, कि जब हम सुबह ही डिस्कस कर रहे थे हमारी सुबह की मीटिंग में कि आपसे जो बातचीत होगी उसे किस किस वेबसाइट पर लिया जाएगा, तो मुझे देखकर बहुत हैरानी थी कि जो हमारे साउथ के ब्यूरोज थे, हमारे जो आंध्रा के ब्यूरो थे और साउथ के ब्यूरो थे, वहां तक वो लोग ये कह रहे थे कि हमें कुमार विश्वास की चैट चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी कुमार विश्वास बहुत लोकप्रिय पूरे हिंदुस्तान में, और यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जहाँ हिंदी और हिंदुस्तानी समझी सुनी जाती है। इसमें एक बहुत अच्छा प्रयोग मैंने नीरज ये किया कि जब मैं राजनीति में आया, सामाजिक आंदोलन में आया, तो मेरा जो पिछला कहा हुआ था उसके अर्थ से अलग निकालने के दुष्चक्र बहुत किए गए। बहुत वीडियोस पोस्ट किए गए 40-40 सेकंड के। मैंने कोई शिव जी पर परिहास किया तो देखो हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है, कोई संता बंता का जोक सुनाया तो देखो पंजाबियों का मजाक उड़ा रहा है। सो मैंने खुद को ज्यादा ओपन अप कर लिया। और फिर मैंने कविता देसी लिखी, उसमें एक लाइन भी है कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया। क्या बात। सो मुझे इस बात की खुशी भी है और थोड़ा सा स्वाभिमान भी है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द थॉट प्रोसेस और अक्रॉस द कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज मुझे लोग पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी आशा और अपेक्षा के अनुसार व्यवहार भी रखूं, उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार अपना सृजन भी रखूं, जो मेरी क्षमताएं। बिल्कुल। और कुमार भाई, इससे पहले कि हम राजनीतिक सवालोयों की तरफ जाएं या कुछ ऐसी बातें पूछे जो शायद थोड़ी असहज हो, एक और आपको लेकर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मुझे लगता है कि उसे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कि पिछले 70-80 सालों में इस देश ने बहुत सारी सेलिब्रिटीज देखी हैं, बहुत सारे स्टार देखे हैं, और उनमें से ज्यादातर जो स्टार हैं वो या तो बॉलीवुड ने पैदा किए या क्रिकेट ने पैदा किए, वो टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। आप शायद इन 70 सालों में इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्हें लोगों ने टीवी तक पहुंचाया। आपकी लोकप्रियता ऐसी हुई कि यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप पहुंचे, और उसके बाद मुख्यधारा ने उसे एक्सेप्ट किया। तो आपको लगता है कि सही मायनों में लोगों ने आपको बनाया? नहीं, उसका कारण नीरज ये है कि हिंदी के समय के जिस फॉर्मेट में मैं था, जब मैं उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा था कि खड़े माइक को हटाइए, हाथ में माइक लीजिए तार वाला, फिर उसके बाद कॉर्डलेस आया,
उसके बाद एप्पल माइक आया, फिर स्किन माइक आया। तो जो हिंदी कवि सम्मेलनों के नियामक व्यक्तित्व थे या नियामक लोग थे आयोजनों में, उनको बड़ा नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि जैसा कि पुरातन पंथियों का होता है कि मैं बहुत कुछ विद्रोही हरकतें कर रहा हूँ, तो 2004 तक मैं बड़ा डिस्कार्डेड बच्चा था अपने संस्थान का। यहाँ तक कि हिंदी कवि सम्मेलन के लगभग 24 बड़े महारथियों ने ये लिखकर पारित किया था कि कुमार विश्वास आएगा तो हम नहीं आएंगे। हालांकि आज वो सब ठीक है, सब बड़े हमसे अच्छे संबंध है, सब मुझसे अच्छे से बात करते हैं। तो मुझे टीवी से निषेधित कर दिया था, क्योंकि टीवी पर उनका कब्जा था, रेडियो पर उनका कब्जा था, विदेश यात्राओं पर उनका कब्जा था, पारंपरिक जो कवि सम्मेलन थे लॉयंस क्लब के, रोटरी क्लब के, मारवाड़ियों के, देश के बड़े, उन पर उनका कब्जा था, वही तय करते थे। तो उनके इस कब्जे और बहिष्कृत कर देने ने मुझे बड़ा आत्मबल दिया। तो मैंने अपनी नई मार्केट तैयार की, IITs में, IIM में, NIT में, बाहर के लोगों में, इंटरटेनमेंट सेक्शन में। मुझे बड़ा अच्छा फायदा मिला उससे, और लोगों ने ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। तो एक तरह से एडवर्सिटी जो थी वो मेरे लिए वरदान बन गई। जो मेरे लिए अभिशाप हो सकता था, उसका उठती हुई बॉल को मैंने बहुत समझदारी से खेला, और वो अच्छा बाउंड्री पार गई, अच्छे रन बने। तो ये तय है कि मुझे पहले स्वीकार नहीं किया गया था। यूट्यूब से, ऑर्कुट के जमाने से बड़ी उसकी पॉपुलैरिटी हुई, उसकी वजह से एक्सेस करना पड़ा। और आज भी गूगल ने अगर बुलाया, कैलिफोर्निया ने बुलाया, विक्टोरिया असेंबली ने बुलाया, मेलबोर्न के जो संसद है उसने बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि उनको हिंदी बहुत समझ में आई। उन्होंने देखा कि ये मोस्ट सर्च्ड आदमी है, इस पर सबसे ज्यादा देर बैठा, इस पर सबसे ज्यादा लड़का सुन रहा है यूट्यूब पर। जो फेसबुक पे हमारे यूजर्स हैं मेरे पेज के, जो आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, वहाँ कोई भी वीडियो डालिए 2-3 लाख वो तुरंत चला जाता है, लोग सुनते हैं और उसको डाउनलोड भी। अभी पूना का जो यूथ पार्लियामेंट का भाषण था, बिल्कुल, वो लगभग 20,000 डाउनलोड हो चुका है। सो 20,000 डाउनलोड होने में वो पड़ा रहता है, लोग राजनीति को समझते हैं। तो ये आपका तथ्य सही है। और अब मैं आशा करता हूं कि आने वाले कल में जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, जो ज्यादा डेमोक्रेटिक है, जहां स्वतंत्रता है आपके हाथ में आईडी बना के अपनी बात कहने की, उनमें अगर कंटेंट है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे कई डिजिटल सेलिब्रिटीज को जानता हूं जो पहले वहां एस्टेब्लिश हो रहे हैं और अब उनकी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनको ध्यान से देख रही है। मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा अपने दोस्त नीलेश का। नीलेश ने स्टोरी टेलिंग को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया, जबकि वो स्टोरी राइटर था। आज वो रेडियो का बड़ा स्टार है, परफॉर्म भी कर रहा है, और उसने छोटे कस्बों में लिखने वाले लड़के लड़कियों की कहानियां जब प्रस्तुत की तो वो भी अपनी जगहों के स्टार हो गए। तो आपका ये कहना है कि फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उसने लोग इस मनोरंजन की इस फील्ड को भी बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक कर दिया है। खैर कुमार, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एक परफॉर्मर होने के नाते, एक सेलिब्रिटी होने के नाते आप अपने प्रशंसकों की भावनाओं का अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपने अपने इतने बड़े प्रशंसक के साथ ऐसी शैतानी की। आप कई अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मोदी जी मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और हमने कुछ दिन पहले देखा कि आपने मोदी जी का एक ऐसा वीडियो ट्विटर पे शेयर किया जिसमें आधी बात थी, और जिससे लग रहा था कि शायद मोदी जी ने MA और BA नहीं किया। तो अपने सबसे बड़े प्रशंसक के साथ आपने शैतानी क्यों की? शैतानी कुछ नहीं, मोदी जी प्रशंसक नहीं, वो मेरे मित्र भी हैं, प्रशंसक भी हैं, और बहुत पुराने श्रोता हैं। 2004 से मेरे शोज लगातार सुनते रहे हैं। और वो वीडियो आधा चूंकि ट्विटर पर उसी सेकंड का वीडियो आ सकता है, जिन्हें पूरा देखना पूरा देख लें। तात्पर्य ये नहीं है कि आपने डिग्री की नहीं की। मैं, अरविंद, मनीष, हम लोग एक ऐसे गुरु के राजनीतिक शिष्य हैं जो 5वीं पास था, और हमें उसके चरणों में बैठने में कभी नहीं लगा कि हम गलत जगह बैठे हैं। हम बड़े स्वाभिमान से बैठे, और आज भी गर्व से कहते हैं कि राजनीति में हमारे प्रवेश की पूर्व पीठिका अन्ना हजारे ने तैयार की। मेरे दादा जो निरक्षर थे, मेरे प्रोफेसर पिता से ज्यादा लर्निड थे। एजुकेशनिस्ट होना और लर्निड होना दोनों में अंतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश में अगर ये सवाल उठते हैं, छोटे से सवाल उठते हैं, जैसे मैं PhD हूं, तो मुझे इसे गर्व से बताना चाहिए कि भाई मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से, जो CCS यूनिवर्सिटी कहलाती है, उससे मैंने PhD की। लोकगीतों में लोक चेतना मेरा विषय है, मेरी थीसिस ये रखी हुई है, ये वहां जमा है, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने ग्रेजुएशन की बता। अब अगर एक संस्थान ये कहता है कि हम नहीं बताएंगे, PM कहता है हम नहीं बताएंगे, इससे संदेह पैदा होता है। तो अब सब बातों पर अपनी बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी या आदरणीय शिक्षा मंत्री परम विदुषी स्मृति ईरानी जी अगर ये बता दें कि उनकी डिग्री कहाँ है, एनरोलमेंट नंबर कहाँ है, तो देश में संशय के बादल हट जाएंगे। तो सवाल इसमें कुमार भाई ये है कि जितना हक कुमार विश्वास या अरविंद केजरीवाल को मोदी जी की डिग्री जानने का और पूछने का है, उतना ही बीजेपी वाले नेताओं को जितेंद्र तोमर की डिग्री जानने का भी था। लेकिन जब उन्होंने पूछा था तो पहली प्रतिक्रिया जो आम आदमी पार्टी की आई थी वो ये थी कि हमें बदनाम करने की कोशिश है। क्या तब ये नहीं समझा जा सकता था कि शायद इन लोगों की बात में कुछ सच्चाई हो? तब तो केजरीवाल जी ने सीधे खारिज कर दिया था। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि बदनाम करने की कोशिश और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, तो वही राजनीतिक बात हो जाएगी। जिस समय वो डिग्री का विवाद हुआ, आज तक सुलझा नहीं है। जितेंद्र तोमर का विवाद आज तक नहीं सुलझा, कोर्ट में पड़ा हुआ है। जैसे ही विवाद हुआ और पुलिस ने संज्ञान लिया, 8 बजे उन्हें गिरफ्तार किया, 8:01 पर जितेंद्र तोमर का इस्तीफा जितेंद्र तोमर ने भेज दिया था। आज भी वो मंत्री नहीं है। अगर ये विवाद है और जितेंद्र तोमर को कहां ले गए?
बाथरूम पहचानो, तुम्हारी लैब पहचानो किधर है, हथकड़ी लगा के पुलिस ले जा रही है, बताओ तुम किधर से जाते थे, कॉलेज का रास्ता छोड़ दिया, कॉलेज तक पहुंच के बताओ, पत्रकार खड़े, कैमरा, क्या कर रहे हैं आप ये। तो अगर उनके लिए भारत में केवल एक व्यक्ति है जिसे कानून में इम्यूनेशन प्राप्त है, जिसका नाम है महामहिम राष्ट्रपति भारत के, उनके लिए इस देश के कानून में इम्यूनेशन, बाकी सब समान है, चाहे कठेरिया जी हो शिक्षा राज्य मंत्री, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबकी डिग्री में वही विवाद है जितेंद्र तोमर के लिए। हमारा केवल इतना ही कहना है कि जो आचार पद्धति भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माध्यम से देखी, वही आचार पद्धति वो भी लागू करें। मुझे पूरा विश्वास है नीरज आदमी के प्रधानमंत्री पर डिग्री होगी, जरूर होगी, वो विधिवत पढ़े होंगे, उनके साथ कुछ विद्यार्थी पढ़े होंगे। आज मैं जिन स्कूलों में पढ़ा, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, देश में जाता हूँ, तो मेरे कैसे सहपाठी निकल आते हैं जिन्हें मैं पहचानता नहीं, जो कहते हैं यार तुझे याद है मैं छठी में पढ़ता था तेरे साथ, मैं ग्रेजुएशन में था, याद है मैं 5वीं सीट पे बैठता था। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, छोटा सा सेलिब्रिटी हूँ, वो तो इस यशस्वी देश के महान प्रधानमंत्री हैं। नहीं, लेकिन ये तो बात तो पीएम ने कही है कि उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू ग्रेजुएशन और एमए किया। बिल्कुल सर, कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू किया होगा, तो वहां भी तो कुछ लोग साथ बैठे होंगे। वो बहुत ही सामान्य है, एनरोलमेंट से हर चीज निकल आती है। 50-50 दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, 50-50 साल का स्टोर है, मैं आज भी कह रहा हूँ है इसमें संशय के काले। और मैंने पहला ट्वीट यही किया था, अगर आपने देखा, वो बाद में क्या इस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने कहा कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री इस विवाद को तुरंत समाप्त करेंगे और लोगों को मौका नहीं देंगे अपनी बात कहने का। जब उस पर चुप्पी नहीं हुई तो मुझे किसी ने वो वीडियो भेजा, वो मैंने रिट्वीट किया, मैंने नहीं किया। और जिनको मौका हो वो पूरा देख लें। और मुझे अब भी आशा है कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री पूरी तरह से बताएंगे कि ये है, ये है, ये है, और उसमें कोई जालसाजी नहीं होगी। अन्यथा पूरा विश्व हम पर हंसेगा कि हम एक ऐसे आदमी के नेतृत्व में है जिसके पास डिग्री नहीं है। अरविंद की डिग्री मांगी थी, उसने दूसरे दिन दे दी, उसके इंस्टीट्यूट ने दूसरे दिन दे दी, भाई IIT से यहाँ से ग्रेजुएशन करके। तो अगला सवाल ये कि मोदी जी की डिग्री को लेकर हो सकता है आपको संशय हो, लेकिन राहुल गांधी जी की डिग्री तो असली है। इतने युवा, इतने प्रतिभाशाली, ऊर्जावान नेता है, आपको उनसे क्या प्रॉब्लम, उनसे क्या समस्या है? उनकी एक डिग्री तो असली है कि जो दूसरी तरह की डिग्री से मैं बोल नहीं सकता। मैंने राजनीति में उनका नाम दिया था, उनका नामकरण पहली बार मैंने ही किया था, वो पूरे देश में चर्चित हो गया। मैं आज भी कहता हूं कि वो भारतीय राजनीति पर एक राष्ट्रीय बोझ है, बिल्कुल, और वो हर उस युवा के लिए चुनौती है जिस युवा को अपनी क्षमता और प्रतिभा के कारण वहां पहुंचना है। एक बात मैं आपके दर्शकों से निवेदन बोलूं, मैंने कहा कि आप वन लाइनर बहुत अच्छे लिखते हैं, हम भी आपके वन लाइनर पढ़ते हैं, कोट भी करते हैं। आपके पिताजी का मैं नाम नहीं जानता, आप अपनी क्षमता और प्रतिभा से यहाँ पहुंचे। आप कह रहे हैं कि कुमार इरशाद बहुत बढ़िया कवि है, सेलिब्रिटी पोइट है, आप मेरे पिताजी का नाम नहीं जानते। हम दोनों अपनी निजी क्षमताओं की वजह से यहाँ पहुंचे। राहुल गांधी जैसे लोग 64 करोड़ भारतीय युवक युवतियों की निजी प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं। अगर उनके पीछे से गांधी हटा दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी सामान्य से दफ्तर में भी किसी सामान्य से काम के लिए भी उनकी नियुक्ति की जा सकती हो। तो मेरा देश 125 करोड़ का, जिसे पूरे विश्व में नेतृत्व करना है, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, वहां यूथ मॉडल के रूप में अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी एक ऐसे आदमी को प्रस्तुत करेगी जिसे भारतीयता का कुछ पता नहीं है, भारत का कुछ पता नहीं है, और सिर्फ इसलिए उसके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है, गंभीर जैसा आदमी अमेठी पहुंचेगा, उनको अपदस्थ न कर पाए तो कम से कम उनको बेनकाब जरूर करेगा कि इन्हें कुछ पता नहीं। लेकिन कुमार, इससे गंभीर सवाल ये खड़ा होता है, आपने कहा कि राहुल गांधी को थोपा जा रहा है लोगों पर, और आपने बताया कि उनमें टैलेंट नहीं है, जो भी चीजें उनसे जुड़ी हैं। जब ये अच्छे कम्युनिकेटर होने के नाते तमाम बातें जब आप अमेठी गए, आपने लोगों को बताई, और आपसे बेहतर तरीके से कोई समझा नहीं सकता, आप 3 महीने वहां रुके भी, दिन रात लोगों से, आपने 5 महीने रुके भी और दिन रात लोगों से संपर्क भी किया। इस सब के बावजूद अगर वहां पर राहुल गांधी को चुना जाता है तो आपको क्या लग रहा है कि बतौर कम्युनिकेटर आपको आत्मचिंतन करना में ठीक से समझा नहीं पाया, यही लोकतंत्र की है? 2 बातें हैं इसमें, 2 उत्तर हैं। पहली बात तो क्या, पिछली बार राहुल गांधी जीते थे 4,75,000 वोट से, इस साल वो जीते 1,00,000 कुछ हजार वोट से, यानी कि मैंने 3.5 लाख लोगों का मानस उनसे हटाया। लेकिन ये स्मृति ईरानी भी वो बाद में 20 दिन में पहुंची, और वो इसीलिए पहुंचाई गई ताकि राहुल गांधी जीत सके, ताकि बनारस में उधर उनको सुविधा मिले और अमेठी में इनको सुविधा मिले। सब जानते हैं नूरा कुश्ती है, चुनाव से पहले दामाद जी, महारानी जी सब बोला जाता है। दामाद जी आज भी बिना फ्रिस्किंग के घूम रहे हैं, महारानी आज भी 10 जनपद में 7 कोठियां घेर के बैठी हुई है, सिर्फ सांसद है, किसी की हिम्मत नहीं है। अगस्ता वेस्टलैंड में चर्चा तो मच रही है, FIR करके गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी की नहीं। चुनौती दे रहे हैं, करो, हम तो रोज कहते हैं करो, एक बार जेल में तो डालो, पता चले कि कितनी बेईमानियां की है। एक बात है कि एक उर्दू में शेर है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, इसको दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। तो अमेठी के लोग बेहद प्यारे लोग हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से गरीब रखा गया है, उनको योजनाबद्ध तरीके से पिछड़ा बनाया गया है, ताकि वो रोटी के सवाल में इतने उलझे रहे, चुनाव आने पर 5,000 रुपए मिल जाए, 3,000 रुपए मिल जाए, हर वोट पे पैसा मिल जाए, इसमें इतने उलझे रहे कि वो सोच ही ना सके किसे जिता रहे हैं। वहां इतनी भुखमरी है। मैं तो जब वहां था, गांव गांव में रहा, लोगों ने मुझसे बहुत कहा कि आप सब मत करिए, आप चुनाव से 20 दिन पहले आइए,
जो पैसा चुनाव में खर्च हो रहा है उसको लुटा दीजिए, बिल्कुल इन्हीं की तरह आइए, गाड़ी में दूर से हाथ हिलाइए, 2-4 जुमले मारिए, ज्यादा वोटें मिलेंगी। मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, मुझे गांव जाना ही होगा। मैं गया, 80 रात गांव में रहा, रात को वहीं सोया। मेरे जीवन के सबसे कष्टप्रद समय था। एक तो मैं उस स्टेटमेंट को देश में जागृत कराने में कामयाब रहा कि ये व्यक्ति अयोग्य है, और आज उनकी पार्टी भी नहीं मानती कि वो योग्य है। पहले वो भारत के प्रधानमंत्री हो रहे थे, ऐसा बन सकता था, कभी बनेंगे। आज प्रियंका जी पर विचार होता है, उन पर कोई विचार नहीं होता कि ये कुछ कर। लेकिन मेरा मानना यह है आखिर में कि चुनाव की हार जीत परिणाम नहीं है, किसी युद्ध में हार जीत परिणाम नहीं है। महाराणा प्रताप ने इतने युद्ध लड़े, हार जीत के कारण नहीं लड़े। उन्होंने उस अराजक समय में चुनौती दी उस वर्चस्ववादी सत्ता को जो दिल्ली से चल रही थी। तो इसलिए किसी चुनाव में या किसी युद्ध में आपको इसलिए याद रखा नहीं जाता कि आप जीते या हारे, इसलिए याद रखा जाता है कि आपने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई। तो आप ही के जवाब से कुमार सवाल ये निकलता है, आपने कहा कि हमने चुनौती दी, और राहुल गांधी या कोई भी अगर शासक है जो पुराना है, उसके खिलाफ तो लड़ाइयां लंबी चलती हैं। चलिए ना, आपने तब कहा था कि अगर मैं हारूंगा तब भी अमेठी रहूंगा, और लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि मैं हारा नहीं, मुझे तो वहां की जनता ने खारिज कर दिया। मैंने वही सवाल दिल्ली आके लोगों से पूछा कि क्या हम कांग्रेस को फिर 8 सीट देंगे। दिल्ली की जवाब जनता ने कहा कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा जो IQ लेवल है, समझ का स्तर है, बातचीत का स्तर है, संवाद का स्तर है, वो बड़ा है। देश की राजधानी है, और मुझे आशा है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच रही है बात, पंजाब में पहुंच रही है। मेरी कोई निजी शत्रुता राहुल गांधी से नहीं, लेकिन डिस्कार्ड कर दिया कुमार कि आपने वो लड़ाई बीच में अधूरी नहीं छोड़ दी। आपको क्या दोबारा हारने के बावजूद, जैसे आपने पहले कहा था कि मैं जाऊंगा, आप अपनी हार पर अक्सर ये तर्क देते हैं कि अटल जी भी तो अपने शुरुआती 2 चुनाव हारे थे। इसी तरह अगर कुमार विश्वास भी हारे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। राहुल गांधी के खिलाफ अगर लड़ाई चलनी है तो लंबी चलनी है, तो हार के बावजूद जैसे आज स्मृति ईरानी वहां बार बार जाती हैं, क्या कुमार विश्वास को नहीं जाना चाहिए? नहीं, स्मृति ईरानी देखिए वहां दूसरे नंबर पर रही, और आज वो मंत्री हैं, और आज उनके पास पूरा लाभ लश्कर है, वो जाती। मैं भी अभी अमेठी गया था, कल परसों में सुल्तानपुर किसी निजी काम से गया था, तो अमेठी होते हुए गया था। लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे वहां जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्कार्ड का, उन्होंने कहा आप मत आइए। दूसरे क्षेत्र दिल्ली है, वहां मैंने काम किया, मैंने रैलियां की, टीवी इंटरेक्शंस किए, फिर ये अपना सोशल नेटवर्किंग मीडिया संभाला, और दिल्ली के लोगों ने कहा हाँ हम आपके तर्क से सहमत हैं। तो जहां जहां लड़ाई होती है और जहां जहां पार्टी भेजे, कल मुझे पार्टी भेज दे कि आप मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति के सामने जाके लड़िए, आपको चुनौती देनी आवश्यक है, तो मैं चला जाऊंगा। बाकी ना, राजनीति मेरा प्रिय विषय है, सबको पता है, क्योंकि मैं उसमें अरुचि के साथ हूँ, और चुनाव तो प्रिय विषय मेरा हो ही नहीं सकता। पर ये युग धर्म है, हम यहाँ आए नहीं है, हम यहाँ भेजे गए। हमने 2 वर्ष हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स पर, सड़क पर बहसों में ये बेइज्जती सही है कि तुम्हारी औकात है तो पार्टी बना के दिखाओ, तुम्हारी औकात है तो चुनाव लड़के दिखाओ, यहाँ बकवास मत करो, अंदर बनेगा कानून। तो अंदर गए तो बना दिया कानून, ये लो लोकपाल, अब तुमको भेज दिया है। अपने आप भ्रष्टाचार कम मत करो, कम से कम हमारा लोकपाल पास करके भेज दो, हम तो पास कर लेंगे। लेकिन कुमार, इसमें विरोधाभास मुझे आपकी बात में दिखता है। आप ये कहते हैं कि राजनीति में आप धकेले गए हैं, चुनाव हारे आप, आपने कहा मैं दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि डिस्कार्ड किया गया हूं। लेकिन दूसरी तरफ आपने राज्यसभा जाने की इच्छा भी जाहिर की, और खुले तौर पर जाहिर की। आपने कहा था मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचना राजनीति गंदी है, लेकिन राज्यसभा में जाना अच्छी कैसे होगी? नहीं, 19 में लोकसभा आएगा, अगर पार्टी कहेगी 19 में लोकसभा लड़ लो तो लड़ लूंगा, क्या दिक्कत है। उससे पहले 17 में राज्यसभा आ रही है, पार्टी कहेगी राज्यसभा में चले लो तो वहां चला जाऊंगा। उससे पहले कहीं से कोई विधानसभा आ रही होगी, पार्टी कहेगी यहाँ लड़ लो तो वहां लड़ लूंगा। जब आप संगठन में होते हैं, मैंने एक बात सीखी है, पिछले 5 वर्षों में मैंने अपने संगठन या अपने राजनीतिक दल को कभी मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं। मैंने वहां जो कुछ मेरे पास था, साधन थे, प्रतिभा थी, संप्रेषणीयता थी, क्षमता थी, फैन फॉलोइंग था, तर्क था, प्रस्तुति थी, श्रम था, शरीर था, मैंने सब दिया है। मैं मांगने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जिस दिन पहले दिन मैंने ये ऑप्ट किया था कि अब मैं सामाजिक आंदोलन में उतरूंगा, भ्रष्टाचार विरोधी में, तो मैं मांगने के लिए नहीं आया था, मैं अपनी इच्छा से आया था। तो मैं क्यों मांगू? हाँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरे ऐसे प्रशंसक भी सोचते हैं, साथी भी सोचते हैं कि राज्यसभा एक उचित जगह है अपनी बात कहने की, और खासतौर पर भाषाई रूप से समृद्ध लोगों को पहुंचने के लिए अच्छी जगह है। तो अगर मेरी पार्टी मुझसे कहेगी कि आप वहां जाइए, तो मैं निश्चित रूप से खुशी खुशी जाऊंगा, प्रसन्नता व्यक्त करूंगा, धन्यवाद बोलूंगा। लेकिन अगर मेरी पार्टी कहेगी उससे पहले एक लोकसभा का उपचुनाव आ गया है फला आदमी के खिलाफ, और यहाँ कुमार विश्वास को लड़ना चाहिए, अरविंद कहेंगे और पार्टी तय करेगी, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं वहां चला जाऊंगा। अमेठी भी मुझे कहा गया आप जाइए, इसके खिलाफ लड़िए। मैं 5 महीने लौटा नहीं, मेरे ऊपर जानलेवा हमले हुए, कुछ भी हो सकता था। एक बार तो इतना भीषण हमला हो गया, मेरी माँ ने मुझे कहा रोकर कि इस स्तर पर राजनीति नहीं चाहिए, लौट आओ। मैंने कहा नहीं, अब गया हूं तो जैसे भी आऊं यहाँ तो लड़ूंगा पूरा, और मैंने पूरी क्षमता के साथ लड़ा, और मुझे इस बात पर गर्व है। बिल्कुल। आपने अपने जो आपने यूएसपी बताई कि कम्युनिकेट करने में आप अच्छे हैं, लोगों को समझाने में अच्छे हैं, जो भी आपकी गुण है वो सभी जानते हैं। आपको नहीं लगता कि जो आपकी ताकत है, पार्टी इसका इस्तेमाल तो करना चाहती है, लेकिन एक हद तक क्योंकि यही आपकी ताकत एक चुनौती भी है केजरीवाल जी के लिए, और जैसा कि एक आम धारणा है, केजरीवाल जी को कोई भी आदमी ऐसा पसंद नहीं जो उनके समकक्ष हो या उन्हें चुनौती दे सके। पहली बात तो अरविंद के समकक्ष होने का कोई सवाल नहीं होता। जब मैं इस आंदोलन में आया था, मुझे याद है 2010 के आसपास, अरविंद मेरे उससे पुराने मित्र थे 2005 से,
मनीष तो बचपन से दोस्त थे, तब मुझे बुलाया ही इसलिए गया था कि मेरे पीछे यूथ थे और मुझे कहा गया यार तू आएगा तो यूथ इस बहाने आएगा। बिल्कुल। मैं आज भी कहता हूँ, अपने मीटिंग्स में बोला है मैंने, कार्यकर्ताओं से बोलता हूँ कि जब वो शुरुआती रैली होती थी तो जिन कॉलेज में हम जाते थे वहां लड़के मुझे पहचानते थे, अब इनको नहीं पहचानते थे, लेकिन उनके संघर्ष ने उन्हें आज वहां पहुंचाया कि आज जब वो मेरे साथ चलते हैं, मैं उनके साथ चलता हूँ, तो अधिकतम लोग उन्हें पहचानते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, मुझसे कम मिलना चाहते हैं। और मुझे इस बात पे बड़ा गर्व और खुशी महसूस होती है, यहाँ तक कि मनीष को ज्यादा लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनका कमिटमेंट बड़ा है, मेरा कमिटमेंट नहीं है। मैं 10 बार ये बात कह चुका हूँ, मैं अभी जिन सांसारिकताओं में हूँ, जो मुझे प्रसिद्धि का लोभ है, जो हरे यश की सबकी यशना है, यशेषना, फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मेटिव ऑफ नोबल माइंड, इसे स्वीकार करने में क्या बुराई है। आपको एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, आपके बारे में लिखते हैं, आपका फोटो शेयर करते हैं, सबको खुशी होती है। वो इससे भी ऊपर उठ चुके हैं, उनको लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए, मनीष को लग रहा है, अरविंद को लग रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जनमानस में मॉडल पैदा हो जाए, तो दे आर माई लीडर्स, इसीलिए मेरे नेता हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हम 3 लोग जिन्होंने आंदोलन को सबसे शुरू में तैयार किया था, बाकी साथी बाद में धीमे धीमे जुड़े, उनमें मैं सबसे विश्वसनीय दोस्तों में, पारिवारिक सदस्यों में और साथी के रूप में हूँ, और यही मेरी ताकत है। अगर इसकी कोई आकलन कदवाइज होता तो जो दूसरे पोर्टल्स हैं उनमें काफी हलचल मुझे लेके रहती है। हमारे एक बड़ा मशहूर शेर है कि तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन, मेरा इंतजार कोई दूसरा भी करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत वफादार दोस्त और वफादार साथी और वफादार कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने पिछले 5 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण मेरा संगठन, चाहे अन्ना मेरे नेता थे, आज भी हैं, अरविंद मेरे नेता है, जिनको ये लगे कुमार ने ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। और इस अनुशासन को बनाए रखने की अपील मैं अपनी पार्टी में सबसे करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो बनी रहे। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि फुल टाइम पॉलिटिशियन होने के लिए आपको जिन चीजों का बलिदान करना है, जिसमें यश है, पैसा है, शोहरत है, वाहवाही, आप कहीं ना कहीं भी मानसिक तौर पर तैयार नहीं होने छोड़ने के लिए? नहीं, छोड़ने का ऐसा कुछ नहीं है। मैं अमेठी में था तो मैंने कोई शो नहीं किया। मैं अमेठी में था तो मैंने मुझे जो मिल रहा था मैंने वो पहना, जो मिल रहा खाना मैंने वो खाया, चुनौती थी तो मैंने करा। लेकिन अगर चुनौती ऐसी कोई नहीं है तो मैं जिस तरह से सामान्य रूप से रहता हूँ कि गजलें कहता हूँ, गीत कहता हूँ, अब आजकल म्यूजिकल कर रहा हूँ सारी पोएम्स को, या जो अपने शोज होते हैं उनमें जाता हूँ, तो अब ये नहीं कर सकता कि जैसे मैं अमेठी में रह रहा था कि अंगोछा गले में पड़ा हुआ है, कुर्ता एक पजामा है, जहाँ जो मिल रहा है मैं उसे ही पहन के IIT के मूड इंडिगो में परफॉर्म करने चला जाऊँ। वहां तो मुझे ड्रेस ठीक से पहननी पड़ेगी जो सेलिब्स पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्वधर्म है, और इसमें अगर आप फ्रॉडबाजी करते हैं, अगर आप हिपोक्रेट हैं, तो ये जो लोग देख रहे हैं ये तुरंत पहचान जाते हैं कि अब ये बदमाशी कर रहा है, और मैं उस बदमाशी से बचना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कवि हैं, उनकी पंक्ति है, पाप पुण्य जो भी किया पूरे मन से। बच्चन जी ने कहा, हरिवंश राय बच्चन जी ने, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो कई बार मेरा ये छल रहित व्यवहार जो है ये कई अफवाहों को जन्म देता है, कई चर्चाओं को जन्म देता है, पर मैं इसका बड़ा आनंद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग जो है, समाज जो है, वो आखिर में सच पहचान लेता है कि यार इसे कुछ नहीं चाहिए, ये तो पागल आदमी है, घर से निकला है, एक जमाने में इंजीनियरिंग छोड़ाया, मोहब्बत कर ली, इश्क कर लिया, शायरी करने लगा, सामाजिक आंदोलन में आ गया, दामिनी के आंदोलन में पिटा, अब नशे के खिलाफ लड़ रहा है, ड्रग माफिया मुझे पता है मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरे खिलाफ काम करेंगे, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, हमले करेंगे, पर अब ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के गाने लिखे तो लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुमार, इससे पहले कि मैं बाकी राजनीतिक सवालों पर आऊं, आपसे बहुत ही निजी बात ही मैं पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर में आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो पहला कौन सा मोमेंट था, वो कौन सा क्षण था जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि आपको लगा हो कि अब मैं अरग हो गया, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, अब मैं इस पेशे में, इस शौक को पेशा बनाते हुए अपना करियर बना सकता हूँ? इसमें 2 बातें हैं नीरज। चाणक्य का एक बहुत अद्भुत कथन है, संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा च महीपति। द्विज मतलब पढ़ने लिखने का काम करने वाला, जाति से नहीं कह रहा। अगर वो संतुष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाता है। जैसे मेरी महत्वाकांक्षा अनंत है। मैं ये चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का जो कॉमन सम्मेलन हो पूरी दुनिया का, एक दिन में उसमें हिंदी की कविता सुना रहा हूँ, ये तो मेरी महत्वाकांक्षा है। पर मेरा लालच शून्य है। भगवान न करे मेरी जीवन यात्रा ईश्वर इसी क्षण भी समाप्त करे तो मैं कृतज्ञ मानव की तरह पृथ्वी से जाऊं और मैं कहूं, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे जनता, हे भारत के लोगों, हे मिट्टी, तुमने मुझे वो दिया जिसके मैं योग्य भी नहीं था, इतनी क्षमता प्रतिभा मुझ में नहीं थी। तो ऐसा कोई क्षण नहीं था। 2002 में जरूर, जब मैं वापस दिल्ली लौटा, राजस्थान में नौकरी करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, जब मैं यहाँ के कॉलेज में लौटा तो मेरे साथ के कवि सम्मेलन के कवि थोड़े से आगे बढ़ गए थे। उनके पेमेंट ज्यादा थे, उनकी लोकप्रियता ज्यादा थी, उनकी तालियां ज्यादा थी, तो उनके व्यवहार से बड़ी वितृष्णा पैदा हो रही थी। वो मुझे काफी ताने मारते थे, गीत कौन सुनता है, अच्छे गीत पढ़ता है, अरे यार कुछ चटपटा लिख, कुछ हास्य लिख ले, कुछ ये लिख ले। मुझे लगता था ऐसा गीत लिखना कौन सा अपराध हो गया। तो 2002 में एक वक्त ऐसा आया था जब मैंने सोचा था कि या तो मैं इसे पूरा बदल दूंगा 180 डिग्री, या मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर मैं डिलीट करूंगा, PhD कराऊंगा, प्रोफेसर प्रमोट होऊंगा, वाइस चांसलर बनूंगा, एकेडमिशियन बनूंगा। पढ़ने लिखने का काम है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास कैरियर है, यूनिवर्सिटी टॉप की है, टॉपर रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
लेकिन फिर मैंने धीमे धीमे परफॉर्म करना शुरू किया, लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। ऑर्कुट के शुरुआती दिन थे, यूट्यूब के शुरुआती दिन थे, और चूंकि वो डेमोक्रेटिक पैनल था, जैसे आज ये डेमोक्रेटिक पैनल है, ये बातचीत पसंद आएगी तो ये जो दोस्त देख रहे हैं इसको शेयर कर लेंगे, पसंद नहीं आएगी तो शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नीचे लिख देंगे कि यार बहुत बोरिंग था, कुमार विश्वास ने मजा नहीं दिया। अच्छा लगेगा तो कहेंगे यार अच्छी बातें कही, बढ़िया आदमी था, तुम भी सुनो। सो इस डेमोक्रेसी ने मुझे आगे बढ़ाया, इस लोकतांत्रिक स्वराज ने आगे बढ़ाया, और आश्चर्य की बात है कि फिर मैं उसी आंदोलन में वापस आया। और एक मैं जो आपके बहुत सारे यंग फैन है उनके लिए आपसे उनके तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप बोलते हैं तो बहुत सारे रेफरेंस उसके अंदर आते हैं। मैं खुद हिंदी में थोड़ा बहुत लिखता हूँ, उस नाते मैं कह सकता हूँ कि आप हिंदी के उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं जो सिर्फ लिखे जाते हैं, बोले नहीं जाते हैं। तो उस बारे में आप यंग लोगों को क्या गाइड करेंगे? अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने के लिए अध्ययन को कितना जरूरी मानते हैं, दोस्तों के बीच चर्चा को कितना जरूरी मानते हैं, और राइटिंग को कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, शस्त्रागार में अगर शस्त्र नहीं होंगे तो आप युद्ध में उतर नहीं सकते। अगर आप युद्ध में हैं या संवाद में हैं, आपके पास अगर मेरी बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं हिंदी का या संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन मैंने उसको जानने की जरूर कोशिश की। अगर आप 1000 पेज लिखकर एक गजल कहेंगे, 1000 पेज पढ़कर 1000 गजल पढ़कर, तो निश्चित रूप से उस गजल में कहीं रिपीटेशन नहीं होगा, कहीं उसमें ताजी बात होगी जो कि आपको लगा ये कह चुके हैं। जैसे दीवाने गालिब आप पढ़िए, मैंने 9th क्लास में पढ़ा तो मुझे 10 शेर समझ में आए होंगे, मैंने फिर वो 12th में पढ़ा तो मुझे 20 शेर समझ में आए होंगे, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा तो मुझे 40 समझ में आए होंगे। हालांकि वो 40 भी बाद में दोबारा समझ में आए, और आज भी मुझे समझ में आते रहते हैं लगातार। तो नई जनरेशन के साथी जो है हमारे, मैं उनसे कहता हूँ आप बहुत बेहतर लिख रहे हैं, आप हमसे बेहतर संवेदना समझ रहे हैं, उनके रेशे पकड़ रहे हैं, पर आप पढ़िए खूब सारा। आप कीट्स पढ़िए, बायरन पढ़िए, आप टेनिसन पढ़िए, आप रोजेटी पढ़िए, आप हैनी डब्ल्यू लॉन्गफेलो पढ़िए, आप भवभूति पढ़िए, आप भारवी पढ़िए, आप माघ पढ़िए, आप बाणभट्ट पढ़िए, कालिदास पढ़िए, हिंदी तो सारी पढ़िए आप, और आप देखिए आप इतना अंदर से, मैं कहता हूँ उसका पढ़ना ही आपका प्रतिफल है। आप उसके बाद वो याद आया नहीं आया, मुझको तो याद आ जाता है, चलो कि ये वो रामायण में वहां उस प्रसंग में मामा मारीच ने कहा था, वहां कालिदास ये कहते हैं, या शैली ये कहते हैं, टेनिसन ये कहते हैं, कीट्स ये कहते हैं। आपको ना भी याद आए तो जिस वक्त आप उसे पढ़ेंगे उस वक्त आप फुलफिल रहेंगे। मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उन अंधेरे दिनों में, जब मैं डिस्कार्डेड था, जब मैं जैसे इश्क करता था वही मुझे नहीं मिल पाती थी, उससे संवाद नहीं हो पाता था, तो मैंने वही सब लिखा पढ़ा। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरी जो कविताएं हैं वो बेसिकली कविताएं नहीं है, मैं आपके दर्शकों को एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ कि ये कविताएं नहीं है, ये खत है। क्योंकि मेरा जिससे अफेयर था उसने मुझसे कहा कि ये टिपिकल जो लड़कियों वाली हरकतें होती है ना, लेटर लिखना, ये मत करना तुम, यू आर मीट फॉर समथिंग। तो मैंने कहा फिर बात कैसे होगी? उसने कहा जब भी याद आए, जब भी तुम्हें लगे बात करनी है तो एक गीत लिखना, और जब मैं मिलूंगी तो मुझे सुना देना। मैंने ये कविताएं लिखी, और बाद में मैंने जॉन एलिया को सुना। जब मैंने पहली बार उनको सुना जाना, तो उनका एक शेर है कि यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, दिल के डाकिए के पास, यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जाने किस किस के लिए पैगाम हैं, जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम। तो एक्चुअली दे आर लेटर्स टू हर। सो आप जितना पढ़ेंगे और अनुभव पढ़ेंगे, आप लोगों के पास कितना बैठते हैं। बिल्कुल। अगर आप एक तरफा संवाद करेंगे ट्विटर का, फेसबुक का, कि उधर से उधर चल रहा है, आपको कुछ कहने को नहीं मिल रहा, इनरिच नहीं हो पाएंगे। शाम की महफिलों में ठट्टे उड़ाइए, उसके नशे और सुरूर में रहिए, उस नशे की बजाय लोगों से मिलिए, अनुभव संसार बड़ा करिए, जिंदगी बड़ा करिए। मोची जो आपका जूता सही करता है उसको नौकर के हाथ मत भिजवाइए। अगर आप मेरे जैसे नहीं है, मुझे तो लोग पहचान लेते हैं, मैं जान नहीं पाता हूँ, भले करता था, उसके पास बैठिए, नाम पूछिए, चचा कितने पैसे मिल जाते हैं, क्या करते हो, फिर पहली बार कब करा था, बेटा क्या करता है। अनुभव संसार आपका समृद्ध हो जाएगा, और वो अंदर पड़े हुए बहुत सारे शब्द, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी लय, जब आपके अंदर से भावना का आवेग निकलेगा तो उसके पीछे पीछे अनुवर्तनी हो जाएंगे। तो ना भाषा अनुवर्तनी, भाषा भाव की अनुवर्तनी होनी चाहिए, जो वर्ड्सवर्थ कहता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट्स नॉट फ्लो। जैसे ये गिलास है, अब इसका फ्लो नहीं है, इसमें जो पूरा पानी भर जाएगा, ये भावना से पूरा भर जाएगा, तब इसके अंदर से जो निकलेगा वो पोइट्री है। इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। सो आप पहले भरिए तो सही भाई, इस गिलास को पहले संवेदना से, भाषा से, अनुभव से, अध्ययन से इसको पूरा भरिए। जब ओवरफ्लो निकलेगा तो गजल कहलाएगी, गीत कहलाएगा, मुक्तक कहलाएगा, तब लोग कहेंगे अच्छा कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके एल्बम पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक सवाल। कुमार, जैसा कि आपको पता होगा, इलियास आजमी जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ दी। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, नाम बताने की जरूरत नहीं। मुझे इसमें विरोधाभास ये दिखता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी ग्रो करना चाहती है, पंजाब जाना चाहते हैं, यूपी जाना चाहते हैं, बाकी राज्यों में भी जाना चाहते हैं,
और दूसरी तरफ बहुत बड़ी कमजोरी ये दिखती है कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, या जो पार्टी से शुरू से रहे हैं, उनको आप साथ में जोड़ कर नहीं रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल बतौर नेता अगर बाकी लोगों को जोड़ कर नहीं रख पाएंगे और दूसरी तरफ वो अपना विस्तार भी चाहेंगे, अपनी पार्टी का भी विस्तार चाहेंगे, आपको नहीं लगता ये बहुत ही बड़ी विरोधाभासी बात है? कैसे संभव है? देखिए नीरज, पहली बात तो है कि अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति छोड़कर जा रहा है किसी भी कारण से, तो ये इतनी बड़ी हानि उस व्यक्ति की नहीं है, ये परिवार की बड़ी हानि है। आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूँ। अगर प्रशांत भाई, योगेंद्र भाई या शाजिया हमारी दोस्त कोई भी जाती है, इतना बड़ा नुकसान उनका नहीं है जितना हमारा नुकसान है। इलियास भाई भी हमारे सबसे सीनियर वरिष्ठ साथी हैं, जिन्होंने अभी ऐसा कहा, क्योंकि सिर्फ वो पीएससी में इस बार नहीं आए इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, मुझे ऐसा लगता है कारण। उन्होंने पहले भी बहुत अनुशासनहीनताएं की। लेकिन जैसे आज हम ये संवाद कर रहे हैं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे श्रोताओं का मन होगा कि मेरा ये वाला प्रश्न तो पूछा नहीं। इस ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों का मन होगा कि मेरा ये वाला सवाल उठाया जाए, पर इसका फॉर्मेट आपके एडिटोरियल बोर्ड में तय हुआ है। आप एडिटोरियल बोर्ड की सुबह की मीटिंग में सहमत असहमत थे, अब आप सहमत हैं। तो मेरा कहना है, जब आप किसी संगठन में काम करते हैं तो उसकी न्यूनतम एक अनुशासन की मर्यादा होती है, जिसका पालन करना। कुमार भाई, यहाँ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जो भी आदमी छोड़कर जाएगा, हर किसी आदमी के लिए कहें कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसका कोई निजी स्वार्थ रहा है। और दूसरी बात, आपने कहा कि परिवार की हानि ज्यादा है। अगर एक दो लोग जाएं तो हम परिवार की हानि मान सकते हैं। अगर एक के बाद एक लोग जा रहे हैं और उसके बावजूद परिवार हानि उठा रहा है, इसका मतलब परिवार बेफिक्र है, परिवार संवेदनहीन है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि फला गए, तो हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आए कौन। उसमें आशुतोष आए, आशीष खेतान आए, उसमें राघव चड्ढा आए, उसमें दीपक वाजपेयी आए, उसमें बहुत तमाम देश, मीरा सन्याल आई, जो इतने बड़े बैंक की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट रही। इतने सारे लोग उसमें लगातार आ रहे हैं। आज की डेट में भी कंवर सिद्धू साहब, इतने बड़े पत्रकार। लेकिन विस्तार तो तभी होगा जब पुराने बने रहे और नए आए। अगर पुराने जाते रहे और नए आते रहे तो विस्तार थोड़ा होगा। आप देखिए कि उसमें पहले दिन मेरे घर पर बैठकर 2010 में इसका प्लान बना था, एक आंदोलन करा जाए। उसमें कुमार विश्वास आज है, मनीष उसमें है, अरविंद उसमें है, उसके बाद संजय भाई आए, वो हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, एक न्यूनतम, मुझ जैसा अराजक आदमी जो शब्दों में बहुत अराजक है, इसने पहले खूब बोला है इतना सारा बात, मुझ जैसा अराजक आदमी भी ये ध्यान रखता है कि देश के किसी हिस्से में हमसे उम्मीद लगाए हुए जो आदमी बैठा हुआ है, उसको ये बुरा ना लगे कि यार ये तो कैसे लोग निकले। सो इसलिए एक न्यूनतम अनुशासन है। अगर आपने चुना है पार्टी का किसी को संयोजक, आपने चुना है पार्टी का किसी को नेता, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी बात मानिए। अन्यथा लोकतांत्रिक तरीके से आप निर्वाचित होकर आइए और उसके बाद कहिए कि ये तो ऐसे चलेगा। जैसे मैं आज पार्टी में 3 चीज का कन्वीनर हूँ, कन्वीनर फंड, कन्वीनर ओवरसीज और कन्वीनर कैंपेन। तो मैं अगर ओवरसीज में अमेरिका में एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ कि ये कौन मेरे कन्वीनर्स रहेंगे, कौन किस स्टेट का प्रभारी रहेगा, तो मैं उसमें सजेशंस ले सकता हूँ। लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद के अलावा बाकी किसी की गाइडेंस उसमें नहीं करता कि आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा पार्टी। भाई मैंने ऐसे बनाया है, अगर आपको लगता है मैंने ठीक नहीं बनाया है, आप पीएससी में बैठिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव में बैठिए और कहिए कुमार विश्वास ठीक कन्वीनर नहीं है, ओवरसीज ठीक नहीं चला रहा, उससे वापस ले लीजिए बहुमत के बाद, उसके बाद आप बनाइए। पर आप बाहर जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवभारत टाइम्स में, सड़क पे, चौराहे पे बोलेंगे, तो ये तो अनुशासनहीनता है। और देखिए, चाहे भाजपा से लोग ऐसे बोलते हैं, वहां भी कई लोग जो पार्टी के अंदर रहकर खराब बोलते हैं। कांग्रेस में तो हो नहीं सकता जी, वो तो किचन से चलती है, जो बोलेगा उसका बर्तन बाहर रख देंगे। हमारे यहाँ बहुत होता है। हमारे कवि है राजेंद्र राजन, सहारनपुर के, उनकी बड़ी अच्छी लाइन है, वो जिनके दिल पे लगती है वो आंखों से नहीं रोते, जो अपनों के नहीं होते किसी के भी नहीं होते। बहुत। अगर ये लोगों ने जाने के बाद ये कहा होता, और कई लोग ऐसे जो गए, 2-4 लोग ऐसे भी हैं हमारी पार्टी में जो गए, जिन्होंने कहा कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, उनका आज तक स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं मेरा मन नहीं था, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर आज जब तक आप अंदर थे, आपकी बात मानी जा रही थी, पूरा स्वराज था, और एक बात आपकी मानने की तो आपने कहा स्वराज नहीं है। तो ये थोड़ा सब समझते हैं। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि मुझ जैसा व्यक्ति जो सबसे पुराने साथियों में, वो कोशिश करता है, मैंने पीछे भी कोशिश की, कि हमारा कोई साथी नाराज ना हो। हम सब अच्छे लोग हैं, सबका मन अच्छा करने के लिए हैं। अगर छोटे इश्यूज पे नाराज हो जाएंगे हम, जैसे मैं किसी छोटे इश्यूज पे मैं ठीक क्यों कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहता और मुझे कॉर्नर किया जा रहा है और फला किया जा रहा है, मुझे काम दिया गया, हो सकता है मैं सहमत ना हूँ इस काम से, हो सकता है मेरा मन ना हो, चुनाव लड़ना मेरा कभी मन नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ये मानती है, सेनापति ये मानता है कि इस वाले मोर्चे पर मेरा ये वाला योद्धा काम आ सकता है, अगर आपके एडिटर इन चीफ ये मानते हैं कि नीरज जो है वो वन लाइनर लिखने की बजाय ये पूरी स्क्रिप्ट लिखने के काम में ज्यादा अच्छे आएंगे या एंकर ज्यादा अच्छा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको उनकी एडिटोरियल क्षमताओं पर विश्वास करके कहना चाहिए, ओके सर, मेरा तो टेक ही है कि मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगा, बट इफ यू आर सेइंग दिस इट्स ओके। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का कारण ये है कि उनको डायरेक्टर्स एक्टर कहा जाता है, डायरेक्टर जो कहता है करने के लिए वो करते हैं। बिल्कुल। अब बीजेपी से जो आपके लव हेट के रिलेशन है उस पर मैं पूछना चाहूंगा।
वाजपेयी जी को लेकर बहुत सारे कांग्रेसी अक्सर ये कहते थे कि आदमी तो सही है लेकिन गलत पार्टी में है। और उसी तरह कुमार विश्वास को लेकर बहुत सारे बीजेपी के समर्थक भी यही कहते हैं कि आदमी तो ठीक है लेकिन गलत पार्टी में। देखिए, पूज्य वाजपेयी जी राष्ट्रवाद के और कविता और राष्ट्रवाद के स्वधर्म के पालन के बहुत बड़े आइकन हैं। मेरे भी बहुत फेवरेट स्टार हैं, बल्कि कहूँ राजनीति में मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। अगर आज भाजपा के साथी मुझसे ऐसा कहते हैं तो मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा व्यक्ति जिसके तो मैं पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं वही स्टेटमेंट लौट के वापस आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, मैं उस राष्ट्रवाद को जीता हूँ और मैं उस राष्ट्रवाद में बहुत विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं राष्ट्रवाद इस बात से नहीं जीता कि जेएनयू में 8 लफंगे भारत की बर्बादी का नारा लगाएं और दिल्ली की नाकाम पुलिस उन 8 लड़कों को पकड़ ना पाए। उनकी जगह 2 ऐसे लड़के पकड़ ले जो नारे नहीं लगा रहे हैं और मीडिया मैनेज कराया जाए, फुटेज एडिटेड कराई जाए। लेकिन दिल्ली में तो अफजल देशद्रोही है, हम भी कहते हैं अफजल देशद्रोही है। उसको भारत की न्याय व्यवस्था ने पूरा अवसर दिया अपनी बात कहने का। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लंबे समय खिंचा, उसके बाद पाया गया कि इसने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा। भारत के कानून में उसकी सजा मौत होती है, उसको मौत मिली, ठीक है, ओके। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती अपने चार्टर में कहती है, अपने प्रोग्राम में कहती है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में, कि अफजल शहीद था, उसका मॉर्टल रिमेन वापस दी जाए, तो ये सारे राष्ट्रवादी उस बुआ के चरणों में चुप पड़े रहते हैं। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि एक ध्वज एक निशान एक संविधान, तब तो राष्ट्रवाद था। लेकिन वहां सरकार बनाने के लिए 2 ध्वज के बीच में प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे तो राष्ट्रवाद गायब हो गया। लेकिन जब हम 40 साल से कह रहे थे कि भारत में आतंक आईएसआई फैलाती है, पाकिस्तान की सेना फैलाती है, हमारे हजारों बेटे कुर्बान हो गए, हमारी माओ की कोख खाली हो गई, हमारी बहनों के सिंदूर पुछ गए। पहली बार पठानकोट हमला ऐसा हुआ जब आप बिना बुलाए बाराती की तरह लाहौर पहुंच गए, उसके 1 हफ्ते बाद आके हमारे बहादुर बेटों को वो मार गए। पहली बार ऐसा हुआ कि वही हत्यारी आईएसआई भारत बुलानी पड़ी और हमारे वीर सैनिक उन गीदड़ों की अगवानी में आगे पीछे घूमे। आपने पूरे भारत की जो विदेश में ब्रांडिंग थी कि हम ये मानते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ करवाती है, आपने उसको स्टैंड को खत्म कर दिया। वो कहेंगे तुम हमारे कैसे, हम तो जांच में आए थे तुम्हारे यहाँ और हम वापस नहीं जा रहे। तो ये राष्ट्रवाद नहीं है। मोदी जी मेरे मित्रों, कुछ भी हो, देश से बड़े नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर देश सबसे ऊपर, आपने कहा कि बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि फर्जी राष्ट्रवाद, आप हमेशा इसका जिक्र करते हैं, शब्द ही मैंने चलाया उनके लिए। ओखला से विधायक है आपके अमानतुल्लाह खान, उन्होंने जेल में एक ऐसे कैदी की पैरवी की जिसे एनआईए और एटीएस ने आतंकी गतिविधियों के लिए जेल में रखा है। अगर अफजल को संविधान के तहत मुजरिम माना गया, सजा दी गई, वो गलत है, तो इसे सुरक्षा एजेंसियां मुजरिम मानती है, जेल में रखा गया, वो सही कैसे है? क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? बिल्कुल नहीं है। पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है इस पर। पार्टी ने कोई आपने विरोध किया इस पर? पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। पार्टी किसी कार्रवाई की पार्टी ने? नहीं, उन्होंने क्या कहा मैंने तो सुना भी नहीं, आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, कुछ लोगों ने और भी बताया मुझे। लेकिन मैं आज मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि जो आदमी इतना पढ़ता हो, इतना देखता हो, जो वीडियो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ हो और वो कहे कि मैंने तो देखा। मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये बात कि किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो दंड मिला है, ऐसे किसी भी जाति धर्म का, किसी धर्म का हो, उसके साथ हम नहीं है। हाँ, अगर उसको दंड ठीक नहीं मिला है, अगर उसके साथ सीबीआई जैसा दुरुपयोग किया गया है, जो कि करते हैं लोग बाग, तो उसके खिलाफ भारत में कोर्ट है। कई बार कोर्ट में हमारे खिलाफ निर्णय होते हैं, हमको लगता है हम सही थे, फिर भी कोर्ट ने गलत निर्णय दे दिया, लेकिन हम बाहर निकल के क्या करते हैं, हम भारतीय न्याय पद्धति का सम्मान करते हैं। आज की डेट में भी अगर इटली की अदालत में नाम निकला है, उसका रेफरेंस दे रहे हैं, अरे भारतीय कोर्ट में मुकदमा दायर करिए ना, पकड़िए, बंद करिए, एफआईआर करिए, आज ही अहमद पटेल को उठाइए, सोनिया गांधी को उठाइए और इंट्रोगेशन करिए, हाथ जोड़ के पूछने थोड़ी बताएंगे वो। तो मैं आज भी कहता हूं, हमारी पार्टी में किसी का स्पोक पर्सन का, किसी नेता का कोई बयान किसी के समर्थन में ऐसा नहीं है। अगर एक विधायक ने, जैसा आपने कहा, मैंने और जगह भी सुना है और उनको ये कहा भी गया है, मैं आज आपके सामने, पार्टी ने कोई नोटिस दिया है? नहीं, नोटिस नहीं, उनको कहा गया है कि आप ऐसा कोई स्टैंड ना लें जिसके साथ पार्टी सहमत नहीं है। पार्टी को क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, जो चीज ऑन रिकॉर्ड है गलत है। क्या पार्टी को मैं आपको बताता हूँ, प्रशांत भूषण हमारे सबसे पुराने साथियों में थे। प्रशांत जी ने बनारस में कहीं ये कहा कि रेफरेंडम के सवाल पे कि कश्मीर में रेफरेंडम हो सकता है। मैंने एक बार वो वीडियो देखा था, उनके घर पर ही मीटिंग थी। मैं आंदोलन के 10वें 11वें नंबर के साथियों में था। उससे पहले सब थे वहाँ, किरण बेदी थी, मेधा पाटकर थी। मैं पहला आदमी था जिसने उनके खिलाफ अंदर स्टेटमेंट दिया, एक प्रस्ताव पास कराया जिसपे खुद प्रशांत जी ने हस्ताक्षर करे कि ये मेरा निजी बयान हो सकता है, पार्टी का स्टैंड नहीं है, और मैं उसको बाहर निकलवा के लाया। लेकिन उससे पहले मैंने बाहर निकल के ये नहीं कहा कि हम इससे सहमत असहमत है। मैं आज आप पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी देश के संविधान और कानून के किसी अपराधी के साथ नहीं है। हाँ, अगर किसी को अपराध में बंद किया गया है झूठा, तो उसकी लड़ाई को लड़ने के जो कानूनी रास्ते हैं, हम उनमें उसका समर्थन कर सकते हैं कि वो लड़े। हम खुद भी लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ भी आरोप है,
हमारे एक साथी विधायक के खिलाफ देशद्रोह का आरोप है। मेरे खिलाफ आरोप है कि मैंने शांति भंग की, जब मैं महारानी के दरवाजे पे कौले का हिसाब मांगने गया था, मैंने उनकी नींद में खलल पहुंचाया। मैं आज भी मुकदमा लड़ रहा हूँ, 87 मुकदमे हैं, आज भी सुल्तानपुर जाता हूँ, अमेठी में मेरा वकील जाता है, गौरीगंज थाने जाता है, लखनऊ जाता है। तो हमारा अपराध ही है, वरना हमने भी अगर एड़ियों की क्रीम और ठंडा ठंडा कूल तेल बेचा होता तो हम भी कहीं ना कहीं पद्म भूषण ले रहे होते। बिल्कुल। और कई मामलों पर आपकी पार्टी से असहमति दिखती है। मुझे याद है कि पिछली से पिछली जो आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी उसमें इंटॉलरेंस पर देशव्यापी आंदोलन की बात की गई थी, लेकिन आपके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या ट्विटर पर मैंने इंटॉलरेंस पर कभी कुछ नहीं सुना। कन्हैया पर भी केजरीवाल जी की और पार्टी की राय अलग है, लेकिन आपकी उस तरह की राय नहीं है। तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई इसमें मत भिन्नता है इस मामले पर? देखिए, संस्कृत में एक सूक्त है, मुंडे मुंडे जायते मतिर भिन्ना। एक रास्ते पे चलती है भेड़, शेर तो अलग अलग रास्तों पे चलते हैं, लेकिन जब वो समूह में होते हैं, जब वो एक साथ होते हैं, तो उनका एक लीडर होता है और जिस दिशा में वो चलते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जाके एक आध हिरन मार के, एक आध कुछ करके फिर सब एक साथ चलते हैं। तो पार्टी में एक आम राय बनती है। जैसे जेएनयू का इशू है, जेएनयू में पहले दिन से स्पष्ट इशू है। पहला स्टैंड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, पहला जो ट्वीट था या पहला फेसबुक स्टेटस था, वो हमारा आया, मेरा आया, और वो पार्टी का स्टेटस था। मैं पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ, वहां की सर्वोच्च संस्था का जो पीएससी है उसका सदस्य हूँ, सीनियरिटी में वहां तीसरे नंबर पर सदस्य हूँ। हमने स्टेटमेंट दिया कि भारत के किसी भी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान या शैक्षणिक प्रतिष्ठान में या कहीं भी भारत की बर्बादी का नारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने भी वो नारा लगाया है, दिल्ली पुलिस की क्या नाकामी है कि आज तक वो उसकी गिरफ्त से दूर है। केजरीवाल जी ने बिल्कुल उलट स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दिया, डिटो फर्जी राष्ट्रवाद यूज किया। लेकिन अगर आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए निरपराध छात्रों को गिरफ्तार करेंगे और अपने आप को बहुत बड़ा हीरो सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, तो हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। हम कैंपस आपको हस्तगत नहीं करने देंगे, हम कैंपस पर कब्जा आपको नहीं करने देंगे। और वही हुआ। जिन लड़कों ने नारे लगाए, उनकी नाक दिख रही है कितनी लंबी है, उनके ललाट दिख रहे हैं, उनकी आंखें दिख रही हैं। आज तक पुलिस ने छू नहीं पाई है, क्योंकि बुआ नाराज हो जाएगी कश्मीर में, महबूबा रूठ जाएगी। लेकिन जो लड़के वहां पहुंचे थे बनाने के लिए कि भाई बंद करो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको आपने गिरफ्तार करके बंद कर दिया और गिरफ्तार करके आज आपने नायक बना दिया। आज वो कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए राजनीतिक चुनौती है। अगर कन्हैया कुमार ने वो गलती की है तो भाई वीडियो तो लाओ। ये डॉक्टरेट वीडियो क्यों बनवा रहे हो अपने तिहाड़ी दलालों से, जो तिहाड़ में रहे हैं, दलाली करते हुए पकड़े गए। वीडियो में देखा है पत्रकार के वेश में जो दलाल हैं, उनसे डॉक्टरेट वीडियो को करा रहे। उन्होंने तो मेरे भी डॉक्टरेट करा था, लटक गया और बाद में कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं हमने आवाज नहीं भरी थी, हम तो कह रहे थे ऐसा, बाद में ऐसी बात कह रहे हैं। अगर ये तो नाकामी है कि आपके रहते नारा कैसा लग गया। मैं जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, राष्ट्र शब्द पहली बार वेद में आया, वाक्सूत्र में आया है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, वहां से आया है। अगर हम सचमुच राष्ट्रीय हैं तो राष्ट्र का मतलब लोग नहीं, राष्ट्र का मतलब यहाँ की मिट्टी है, यहाँ का जल है, यहाँ का जंगल है, जमीन है। क्या आज से पहले आपने कभी श्रीनगर में शुक्रवार के दिन इतने पाकिस्तानी झंडे देखे थे? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो भाई? सरकार आपकी है, सेना आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में उप मुख्यमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, और उसके बाद भी ना उनके पैरों पे गोली मारी जा रही है, ना उन्हें पकड़ के बंद किया जा रहा है। चार लफंगे तांडव करते हैं, पूरा भारत देखता है, और फिर आप कहते हैं हम राष्ट्रवादी। अरे कैसे राष्ट्रवादी हैं आप तो अवसरवादी हैं भाई। लेकिन अवसरवादी तो फिर केजरीवाल जी भी है ना। आपने कहा कि बीजेपी राजनीतिक मजबूरी के चलते उन लड़कों पर कार्रवाई नहीं करी क्योंकि बुआ नाराज हो जाएंगी। तो मैं पूछता हूं कि केजरीवाल जी ने जब सोनिया गांधी का नाम अगस्ता में आया, उन्होंने 2 दिन तक तब तक उनका नाम नहीं लिया जब तक सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर हल्ला नहीं हुआ। क्या उन्होंने सोनिया गांधी की कभी डिग्री मांगी? भ्रष्टाचार को लेकर पूरा आंदोलन आपका रामलीला मैदान से शुरू हुआ था, लेकिन वहां पर जाकर वो लालू यादव से गले मिलते हैं। जब सफाई मांगी जाती है तो वो कहते हैं कि मुझे जबरन खींच दिया गया था। क्या ये राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है? आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के खिलाफ आखिरी 3 साल आंदोलन हमने खड़ा किया, ये वाजपेयी चुप बैठे हुए थे। आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ हम लड़े। आश्चर्य की बात है कि उनके 15 केंद्रीय मंत्रियों के काले चिट्ठे जंतर मंतर पर हम खोलें। आश्चर्य की बात है कि शीला दीक्षित को चुनौती हम दें। आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में उसे शून्य पे हम लाएं, उसके बाद भी हम कांग्रेस के साथ। उससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उसी कांग्रेस के साथ सरकार भी आप ही ने बनाई। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रश्न लगातार उठाते हैं कांग्रेस के साथ। 2 शब्द हैं, एक है बाहरी समर्थन, अवांछित बाहरी समर्थन, और एक है गठबंधन। जो इसका अंतर नहीं जानता, या तो राजनीतिक रूप से मूर्ख है या राजनीतिक रूप से धूर्त है। गठबंधन की सरकार मैं बताता हूं कौन सी होती है। गठबंधन की सरकार वो होती है, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहकर सरकार बनाई। और जिन कांशीराम जी ने ये कहा कि अगर मैं सरकार में आया तो इस जगह सुलभ शौचालय बना दूंगा, 11 महीने बाद उसी के चरणों में गिर के सरकार बनाई। गठबंधन की बात यह होती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक ध्वज एक संविधान एक नारे का मजाक उड़ाने वाले
और एक ऐसे मंत्री जिसने ये कभी कहा था कि एक भारत की सेना का जवान मरता है तो मेरे घर में ईद मनती है, उसको शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री ने देखा। ये होता है गठबंधन। हमने बनाई अल्पमत की सरकार, ये हमारे मुद्दे हैं, जिसको समर्थन देना हो दो, ना दो अपने घर नाचो, हमने दोनों से कहा। और हमने उसी समय जब समर्थन दे रहे थे तभी जाके राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की उस सरकार को केजरीवाल ने समर्थन किया जिसमें लालू यादव भी थे और कांग्रेस था, वो क्या मजबूरी? हमने नीतीश जी को समर्थन किया। अब ये तो सेलेक्टिविज्म है ना, हमने नीतीश जी को किया, क्या कांग्रेस के अगर केजरीवाल जी वहां नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रचार करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, लोग कन्विंस करते हैं, कोई प्रचार नहीं किया, कोई कन्विंस नहीं किया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार एक ईमानदार और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और ये मैं आज भी कह रहा हूँ, नीतीश कुमार एक अच्छे और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अगर कल उनके यहाँ कोई घोटाला होता है तो उसके खिलाफ उतनी तेजी के साथ बोला जाएगा, बोला जाना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाते हैं, अराजकता बढ़ती है तो बोला जाना चाहिए। हमने उनका ठेका थोड़ी उठाया कि 5 साल कैसी सरकार चलाएंगे। कुमार, लोग इस बात को कैसे समझें जब ट्वीट करते हैं अरविंद केजरीवाल कि आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, उसी सरकार में लालू यादव बराबर के भागीदार हैं, तो उनका ये समर्थन नीतीश को तो माना जाए लेकिन लालू को ना माना जाए, लोग कैसे इस चीज को बचाएंगे? हमने नीतीश जी ने किया, मैं आपको बताऊं, हमने केवल नीतीश जी पर किया। मैं आज पूछना चाहता हूं ऐसे सवाल उठाने वालों से, आज भारतीय जनता पार्टी में 284 जो लोग बैठे हैं, इनमें 82 ऐसे सांसद जो पिछली बार कांग्रेस की ओर से बैठे हुए थे या उससे पहली बार बैठे हुए थे। जब दंगेबा पाल जब कांग्रेस की ओर से थे तब तो वो बेकार थे, आज वो भाजपा की ओर से तो राष्ट्रवादी हो गए। यादव साहब जो पटना से जीते हैं, वो जब तक मानवता का हत्यारा कहते थे मोदी जी को तब तक बहुत खराब थे, आज वो इधर आके तो राष्ट्रवादी हो गए। राव इंद्रजीत सिंह जब हमारे यहाँ रक्षा राज्य मंत्री थे तो इन्हीं किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ रक्षा सौदों में दलाली का केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में, आज वो खुद ही इधर आके रक्षा राज्य मंत्री बन गए। तो बीजेपी की बुराइयां क्या आम आदमी पार्टी को उसी तरह की बुराइयां करने के लिए जमानत दे देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं देती है। हमने वहां किसी समर्थन भ्रष्टाचार का नहीं किया, हम वंशवाद के विरोधी हैं। हमने केवल नीतीश जी का समर्थन किया कि वहां नीतीश जी होने चाहिए। नीतीश जी का कोई विकल्प वहां नहीं था, नीतीश जी वहां मुख्यमंत्री होने चाहिए। जैसे हम आज भी कहते हैं कि हम कांग्रेस या किसी पार्टी से कभी कोई समर्थन नहीं लेंगे, ना हमने लिया, लेकिन चूंकि दक्षिण पंथ का एक खेमा ऐसा है, विशेष रूप से भाजपाइयों का, जो अफवाह तंत्र में माहिर है। मनुष्य छोड़िए, वो तो भगवान को दूध पिला देते हैं, अफवाह फैला फैला कुछ भी अफवाह फैलाते हैं, लेकिन अफवाहें ज्यादा दिन रहती नहीं है, ज्यादा समय रहती नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोग धीमे धीमे समझेंगे, और लोग समझ रहे हैं। दिल्ली में कितनी अफवाहें फैलाई गई, काला धन आधी रात में, अरे यार तुम्हारे 3000 करोड़ में से 2500 करोड़ पता नहीं है कि कौन फूफा जी दे गए, और हमारा 1 करोड़ रुपया अगर कनाडा में भारतीय लोगों ने इकट्ठा करके भारतीय पासपोर्ट से डाला था तो वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। तो दिल्ली ने क्या दिया? दिल्ली ने दे दिया उनको प्रसाद, और अब बंगाल में माता का प्रसाद मिलने वाला है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम अपने बातचीत के अंतिम चरण में मैं आपसे एक सवाल जो विज्ञापन चल रहा है ऑडिबन को लेकर उस पर पूछूंगा, फिर आपके एल्बम पर बात करूंगा। कुमार, बहुत जो चीज हैरान करती मुझे लगता है कि आपको इसमें अरविंद का मनीष को बुला लेना चाहिए था, इतनी ज्यादा राजनीति की बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप भी आम आदमी पार्टी के, आपने कहा कि नंबर 3 के नेता है, तो मतलब पुराना, सबसे पुराना लोगों में, तीन नेता का कोई वरीयता नहीं है, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, वो पुराने साथियों में, सबसे पुराने साथियों में। बिल्कुल। ऑडिवन को लेकर इतने विज्ञापन, इतने होर्डिंग दिल्ली में दिखते हैं, तो लोग पहला सवाल ये कहते हैं कि यही आम आदमी पार्टी पहली और दूसरी बार जब चुनाव 28 सीटें लाई और बाद में जब अपने दम पर बहुमत में आई, बिना पैसा खर्च किए, बहुत ज्यादा बिना इस तरह के प्रचार किए जब सत्ता में आ सकती है, तब उसे अब क्यों लगता है कि अगर वो कुछ अच्छा कर रही है तो उसके प्रचार के लिए इतना पैसा लगाने की जरूरत? उसके 2 रीजन है कि एक तो जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें से कुछ धड़ों ने बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया। जैसे मेरे लिए भावुक होने के नाते ये गंभीर विषय भी है और मैं इस पे दुखी भी रहा, अब तो नहीं हूँ, कि आप जब सामाजिक जीवन में जाते हैं, सेलिब्रिटी लोग फोटो खिंचाते हैं। एक बच्ची ने फोटो खिंचा ली मेरे साथ, उसने कहा कि मेरा पति नाराज है और ये इसे भाजपाई भक्त उड़ा रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। हमने बयान भी दे दिया। जिस तरह की भाषा चरण पर लोगों ने इस्तेमाल की, विश्वास लीला, कुमार कांड, और ये उन दलाल पत्रकारों ने इस्तेमाल की जिनके निजी जीवन के बारे में मैं जानता था, मैं जिनकी आदतें मुझे पता थी, क्योंकि मैं पत्रकारों का पुराना मित्र रहा हूँ। इससे काउंटर मैं कैसे करूंगा? मेरे पास तो सोशल नेटवर्किंग थी, फेसबुक थी, ट्विटर थी, मैंने वहां लिख दिया। अगर आज सरकार के खिलाफ, अब सुप्रीम कोर्ट ने डीजल की टैक्सीज पर बैन लगाया, इसमें केजरीवाल कहां से आया मुझे बताइए? मैं 2 चैनल देख रहा था, देश के बड़े चैनल, अरविंद केजरीवाल का फोटो, त्राही त्राही में बुड्डू भी दिल्ली सरकार की तुगलकी फरमान। अबे भाई, आप ठाकुर साहब का फोटो लगाओ ना, औकात है आपकी। एक ने लगाया था, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का, 100 करोड़ में पड़ी थी बात, लगाओ ना, आप ठाकुर साहब का फोटो लगाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा कर दिया, फिर तो देखते हैं आपकी हिम्मत। पर आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को गाली बक लो, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मनीष सिसोदिया को गाली बक लो, कुमार विश्वास का चरित्र हनन कर दो, तो मैं अपनी बात कहां कहूं? तो मेरे पास सरकार में एक विभाग है सूचना प्रसारण का, उसमें एक बजट है,
जो हमने न्यूनतम खर्च किया शीला जी से भी कम, जो भक्त कहते हैं 500 करोड़ 600 करोड़ नहीं, 48 करोड़ केवल साल में खर्च हुआ था वो। उसमें हमने ऐड देकर बताया कि भैया इन दलाल पत्रकारों के चंगुल में मत आओ, ये जिनके मालिक भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर बैठकर टिकट मांग रहे हैं, जो राज्यसभा जाने के सपने देख रहे हैं, जो पद्मश्री पद्म भूषण की रेवड़ियां पा रहे हैं, इनके चक्कर में मत आओ, सच्चाई है, आओ हमारे पास और देखो। तो उस सच्चाई को तो मुझे दिखाना पड़ेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट के बैन को आप मेरे पे लाद रहे हैं। प्याज क्या है, प्याज की होल्डिंग कौन करता है? स्टेट कौन सा? महाराष्ट्र। वहां कौन है? भाजपा। उसके दाम कौन तय करता है? केंद्र सरकार। प्याज महंगी हो गई, प्याज महंगी हो गई, अरे तू कर दे ना भाई, केंद्र सरकार में बैठा कम कर दे। महाराष्ट्र में छापा डाल के कह देवेंद्र फडणवीस से कि अपने इन सीटों पर छापा डाल के प्याज रिलीज कराओ, तो मुझे प्याज पे ऐड देना पड़ा। ये प्याज पे ऐड है, 30 रुपए के दे रहे हैं, आके ले लो, अपनी सब्सिडी भी छोड़ रहे हैं और पैसा 11 रुपए दे रहे हैं। तो इसलिए अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपने सरोकार नहीं समझेगा तो सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास इस सच को बाहर लाने के लिए जो भी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अरविंद भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें और इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका कहना अफवाह तंत्र से निपटने के लिए जरूरी था। कुमार, इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में आपके एल्बम के बारे में जानना चाहूंगा। नशा के नाम से आपका एल्बम आ रहा 8 मई को रिलीज हो रहा है। हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। पहले उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह इसका आइडिया है, उसके बाद किस तरह से आप इसको लॉन्च कर रहे हैं, मकसद क्या, टारगेट क्या? देखिए, दो बातें। एक तो बात यह है कि ये कोई बहुत हालांकि उल्लेखनीय बात नहीं है कि मैं जिस परिवार और संस्कार से आया, मेरे जीवन में कोई नशा नहीं है। मैं केवल चाय पीता हूँ और पूरी दुनिया घूम आया हूँ। और मैं जिस काम में था, शायरी में, वहां नशा बहुत जरूरी माना जाता था जनरली। उसके बिना भी मैंने ठीक ठाक लिख लिया और ठीक ठाक लोगों ने पहचान लिया। मैं पिछले 2 वर्षों से, जब मैं पंजाब जाता था या ऑस्ट्रेलिया जाता था या अमेरिका जाता था शो करने, वहां पंजाबी कम्युनिटी के लोग मिलते थे, तो मैंने स्टेज से एक बात कही, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, खासकर वैंकूवर के शो में और कई जगह, कि हमारे पंजाब के फोक सिंगर्स ने और वहां के कवियों ने नशे पर बहुत गाने लिखे। पैग पटियाला थे और मार ले सुट्टा और 4 बोतल वोदका, ये सब लिखे। लेकिन अब हम टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। प्लीज, अब अगर उम्मीद आपसे की जाती है, आप ऐसा गाना लिखिए जिसे सुन के नशेबाज के हाथ से ड्रग्स की पुड़िया गिर जाए, उसके हाथ से इंजेक्शन गिर जाए, तो उसकी माँ आपको दुआएं देगी, उसकी पत्नी आपके लिए राखी लेके आएगी और उसकी बेटियां आपके नाम के व्रत करेंगी। सारी पद्मश्री और सारे पैसे, सारे डॉलर्स और सारे यूरो से बड़ा आपका सम्मान होगा। कुछ लोगों ने लिखा भी, मुझे 2-4 लोगों ने सुनाया, मैंने देखा, लेकिन कुछ ऐसा लोकप्रिय नहीं लगा। तो मेरे को जितनी पंजाबी आती थी, जो मैंने पातर साहब को पढ़ के सीखी थी, कुछ सुनाएंगे सर? मैं सुना दूंगा। सुजीत पातर साहब को पढ़ के सीखी थी, या अमृता प्रीतम को, या शिव बटालवी मेरा फेवरेट और महबूब शायर, उसे पढ़ के सीखी थी। मैंने उनको जोड़ के एक गाना लिखा और उसकी पहली लाइन मैंने एक दिन मिक्का के साथ गुनगुनाई। मिक्का के घर में बैठा हुआ था, बड़े अच्छे सिंगर है, बड़े पुराने हैं। मैंने उनको गाने की लाइन सुनाई कि भाई एक ऐसा वीरे, एक ऐसा गाना होना चाहिए जिसमें एक बच्ची छोटी अपील करे अपने बाप से और वो कहे, ओए छड़ दे पुड़िया जट्टा तेरी गुड़िया करे पुकार। तो उन्होंने कहा यार भाई जी बहुत अच्छा है और आप इसे पेन डाउन कर दीजिए। फिर मैं पंजाब एक शूट के लिए गया था, बहुत सारी चीजों के लिए, मुझे वहां से फील आई और मैंने इस गाने को लिखा। इसमें सारा निवेश हमने खुद किया। मेरे एक दोस्त है अनमोल कपूर, दिलवा फाउंडेशन चलाते हैं रिहैब के लिए, उन्होंने किया। जीवन आशा एक संस्थान है और इसमें हमने नीरज ये प्लस किया। और मैं आपके, क्योंकि आपका बहुत बड़ा फॉलोइंग है, उन सबसे कहना चाहूंगा इसे यूट्यूब पे जरूर देखें, प्रमोट करें। इससे जो भी आमदनी होगी रिंगटोन से, यूट्यूब से, शो से, वो हम सारी 100% रिहैब सेंटर्स को दे देंगे। इसमें जो हमारा पैसा लग गया। इसमें पूरे पंजाब में जाके इसकी शूट कराई गई और 8 तारीख को शाम 6 बजे सिरी फोर्ट में इसे अरविंद रिलीज करेंगे। और पंजाब और देश भर के जो एंटी ड्रग कैंपेनर्स हैं वो भी उसके अंदर पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि अगर इस गाने को, बड़ा मार्मिक गाना है, एक छोटी बच्ची अपने बाप से अपील कर रही है, मैंने इसमें थोड़ा भाग भी लिया है, शूट भी किया है, उस छोटी बच्ची ने भी काम किया है, उसके पिता ने भी काम किया है। अगर इसको सुन के 100 आदमियों ने भी, 1000 आदमियों ने भी ड्रग्स छोड़ दिए, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी बड़े भारतीय सरकारी सम्मान से ज्यादा बड़ा होगा। मुझे तो खैर आज तक नगर पालिका का भी सम्मान नहीं मिला। आई एम लकी है ना कि मुझे किसी सरकार छोड़ी है, मुझे नगर पालिका तक ने भी एक सर्टिफिकेट नहीं दिया कि भैया तू बहुत अच्छा कवि है। हमारे राहत भाई का एक शेर है कि लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। सो अगर 4 लोगों ने भी, 100 लोगों ने भी ड्रग्स छोड़े, और मुझे उम्मीद है कि छोड़ेंगे, तो ये गाना लिखना सार्थक होगा। 8 तारीख को इसकी लॉन्चिंग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं कुमार आपकी। आप स्टूडियो हमसे बातचीत की और मुझे लगता है कि मैंने आपको आहत नहीं किया। और अगर आप मेरी सलामती चाहते हैं, इतने सारे लोगों ने ऑफिस में मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आपसे कोई दीवाना गुनगुनाने के लिए कहूं कि अगर आपने नहीं गाया तो मेरी नौकरी भी जाएगी और मेरी सलामती भी नहीं रहेगी। नहीं, आप तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार और चंद पंक्ति मैं ये कहता हूँ कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। मैं अगर भूलूं तो तुम याद दिलाते रहना। तो मैं 4 लाइनें कोई दीवाना कहता है सीरीज की सुना देता हूँ, जरूर अच्छी लगी। जरूर। कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं,
किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। तो अपनी जो द्वार पर पलकों के पहरेदार हैं उन्हें थोड़ा ढीला छोड़िए और मुझे अपने ख्वाबों में, अपने यादों में आने दीजिए। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मिलके मोहब्बत से हिंदुस्तान बनाइए, क्योंकि उदय दादा ने कहा है न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपके मन लाइनर्स के लिए और प्रगाढ़ हों और तटस्थ हों, इस उम्मीद के साथ। आप सबको बहुत बहुत बिल्कुल। और कुमार भाई को एक बार फिर से हम शुभकामनाएं देने चाहेंगे इनकी आने वाली एल्बम जो 8 मई को नशा रिलीज हो रही है। और जैसा कि इन्होंने तमाम लोगों से निवेदन किया है कि उसे सुने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही नेक मकसद से इसे लॉन्च किया जा रहा है और उसकी जो कमाई है वो भी नेक मकसद में ही खर्च होने वाली है। धन्यवाद आप सभी का इस पूरी बातचीत को सुनने के लिए।